हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। बच्चे, इवोल्यूशन क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले सेशन में बात कर लिए हैं कि ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज द इवोल्यूशन। अर्थात किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स नए नए आ रहे हैं, ये सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। और इससे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज भी होती है। अर्थात ये कहें कि हमारे चारों तरफ में बहुत सारी डाइवर्सिटी बढ़ती है। आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे चारों तरफ में जो इतने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, आपने इमेजिन किया कि वो कहां से आए हैं? जी हां, वो इवोल्यूशन के दौरान आए हैं। इवोल्यूशन के दौरान नए नए स्पीशीज का जन्म हुआ है, और इसका क्या एविडेंस है ये आज हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो इसके एविडेंसेस बहुत सारे हैं। पहली बात हम लोग कर लें पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस मीन्स जानते बच्चे क्या होता है? एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड। दूसरा चीज हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी अर्थात एक्सटर्नल अपीयरेंस और उनके एनाटॉमिकल स्टडीज को भी देख करके हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इवोल्यूशन कैसा हुआ है। उसके अलावा बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, ऐसे ही जिसमें कि हम लोग एडेप्टिव रेडिएशंस कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक करके नाम देख लेते हैं। कुल 6 तरह के एविडेंसेस हैं बच्चे आज जो हम लोग आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोकेमिकल एविडेंसेस, और आगे जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और एविडेंसेस फ्रॉम नेचर, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। ये सारी जो एविडेंसेस हैं आज हम लोग एक एक करके जो है आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बच्चे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजी आप समझिए क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स। क्या आप जानते हैं फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में बच्चे बहुत पुराने समय तक जब भी कोई ऑर्गेनिज्म दब करके रह गया, उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, धीरे धीरे स्लो कंबशन हुआ उसका या ऑक्सीडेशन हुआ, तो उसके रिमेन्स जो हैं पत्थरों के बीच में, रॉक्स के बीच में बन करके रह गया। ये आप फिगर में देख पाएंगे कि कितने तरह के जो है साइंस आपको देखने को मिल पा रहे हैं। अर्थात बिल्कुल छाप जैसा उस ऑर्गेनिज्म को आप देख पाएंगे अलग अलग डेप्थ पर। अब जैसे रॉक का इवोल्यूशन जो है, अगर बात करें हम लोग रॉक कैसे बना, तो जितना गड्ढा नीचे जाइएगा डीप इनटू द अर्थ, मतलब समझिए क्या चीज कि वो उतना ही क्या चीज है, पुराना है। ठीक, तो अलग अलग लेयर में ज्योग्राफिकल रीजन्स में अगर आप जा करके देखेंगे तो उसकी एज भी आप पता कर सकते हैं। यानी रॉक का एज भी आप पता कर सकेंगे। किस प्रोसेस से? कार्बन डेटिंग प्रोसेस से। तो सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स को अगर आप अरेंज कर दें उनके डेट के हिसाब से कि वो कब के बने हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ हैज कम आउट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अर्थात एक सिंपल लाइफ फॉर्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स की तरफ में इवोल्यूशन हुआ है, ये आपको कंफर्म मिल जाएगा बच्चों। ऐसे ही दूसरी बात करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में बच्चों हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि होमोलोगस ऑर्गन्स। अगर हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स का स्टडी करें, पता है आपको होमोलोगस ऑर्गन्स किसको कहते हैं? होमो मतलब सिमिलर, लोगस मतलब ओरिजिन, और ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन एक जैसी हो, सिमिलर ओरिजिन हो,
लेकिन उनके फंक्शंस जो हैं अलग अलग हों, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। बच्चे, हम लोग बात कर लें होमोलोगस ऑर्गन्स में कि सपोज कर लीजिए ह्यूमन, हॉर्स, और बात कर लें कि बर्ड्स, मंकीज, इनका 4 लिम्स का अगर क्या करें, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो सारे के सारे में एक सिमिलर स्ट्रक्चरल पैटर्न्स मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? इनमें मिलेंगे रेडियस अल्ना, फ्लैंजेस, उसके बाद कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, ऐसे सारे बोन्स जो हैं सब में मिलेगा। ध्यान से सुनिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग, उसके बाद बर्ड्स, हॉर्सेस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में अगर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं उनके 4 लिम्स का, तो सिमिलर बोन पैटर्न्स मिलेंगे। वो क्या बोन पैटर्न्स होंगे बच्चे? तो हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमरस। इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस। यहां पर क्या है? रेडियस और अल्ना 2 तरह के हैं। यहां पर क्या है? कार्पेल्स, और ये है मेटाकार्पेल्स। ये सारे बोन के स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको सिमिलर दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब ये लग रहा है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर कैसा होगा? एक जैसा होगा। आप ध्यान दे पा रहे होंगे क्या चीज? आपको डायग्राम आगे जो है दिखाया गया है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स, मतलब क्या चीज? आपको हमने बात किया क्या चीज? बर्ड्स, हॉर्सेस, मंकीज, और फिर क्या चीज? ह्यूमन बीइंग। ये सारे इतने ऑर्गेनिजम्स क्या लगता है? ये क्लोजली रिलेटेड हैं आपसे। कैसे? क्योंकि सब में आपके ही जैसे जो है बोन्स की रचनाएं हैं। अगर ऐसा लगता है तो ये कंफर्म करता है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर्स एक जैसे होंगे, कॉमन एंसेस्टर होगा। तो ये कहा जाए कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं आपके इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। और दूसरी बात करते हैं हम लोग, ये तो बात हुई कि 4 लिम्स का। हार्ट की बात करते हैं। हार्ट तो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स एंड मैमल्स, हार्ट का आप देखेंगे डायग्राम जो है डिस्प्ले कर रहा होगा। ह्यूमन बीइंग, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इन सबके हार्ट का कंपैरेटिव स्टडी करके देखिए, आपको उसमें ग्रेजुअल सिमिलरिटीज जो है और ग्रेजुअल चेंजेस आपको दिखाई पड़ेगा। फिश में आप देखिएगा क्या चीज? 2 चैम्बर्ड हार्ट है। दूसरा चीज हार्ट है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। यानी आप क्या देख पा रहे हैं कि फिशेस से लेकर के मैमल तक, जो हम लोग सपोज करते हैं कि पहले फिशेस आए, उसके बाद एम्फीबियंस आए, उसके बाद रेप्टाइल्स आए, उसके बाद बर्ड्स आए और उसके बाद मैमल्स आए। तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो है हम लोग सपोज करते हैं और इसको ये सपोर्ट भी करता है। हार्ट का स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को अगर आप बात कर लेते हैं तो ऐसे ही अगर आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखिए तो सब में सिमिलरिटी होते हुए एक ग्रेजुअल क्या आते जा रहा है? डिफरेंशिएशन आते जा रहा है और डेवलपमेंट भी आते जा रहा है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग कह सकेंगे कि किस ये कंपैरेटिव स्टडी करके हम लोग कुछ ऑर्गन्स का, कुछ पार्ट्स का ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स इन प्लांट्स में। प्लांट्स की में अगर बात कर लेते हैं तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। बोगनविलिया और कुकुरबिटा ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं, थॉर्न्स कांटे। ये क्या चीज का मॉडिफिकेशन है? ये मॉडिफाइड स्टेम है। और ये टेंड्रिल्स ये भी
मॉडिफाइड स्टेम है बच्चे। स्टेम्स हैं यानी ओरिजिन इनकी सेम जैसी है, लेकिन इनका फंक्शंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। एक थॉर्न जो प्रोटेक्शन में आता है और ये टेंड्रिल्स जो कि ये सपोर्ट में आता है। फंक्शन अलग है लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो प्लांट्स में भी हम देख पा रहे हैं या एनिमल्स में भी, और हमने बात किया यहां पर आप देखेंगे क्या चीज की सबका अलग अलग फंक्शंस है। जैसे जैसे उसका हैबिटेट चेंज हुआ उसके काम करने का तरीका चेंज होते गया, इसीलिए फंक्शंस उनका अलग रहा, भले उनका स्ट्रक्चर एक जैसा रहा। और भी अगर हम लोग बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये होमोलोगस ऑर्गन किस तरह का इवोल्यूशन को शो करता है। ये बच्चे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। डाइवर्ज मतलब फैल जाना, अर्थात कॉमन एंसेस्टर्स हैं, अर्थात कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के हम लोगों ने चला। क्या कॉमन, कि सबका स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है लेकिन फंक्शंस इनके अलग अलग होते गए एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये डाइवर्ज होते गए, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं बच्चों। अब हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, इसका जस्ट जो है एक और काउंटर पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स में आप क्या देखते हैं, यानी इवोल्यूशन देखिए अलग अलग तरह का हुआ है। एकदम ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में इवोल्यूशन हुआ है, आगे पीछे, यानी कि जहां पर किसी ऑर्गेनिज्म में फर्दर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी है, इवोल्यूशन में ऐसा देखा गया है। और क्या चीज, अगर उसमें डिजेनरेशन की जरूरत पड़ी है तो डिजेनरेशन भी देखा गया। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है और वो सपोर्ट में हमको साफ दिखता है, एविडेंसेस में हम लोगों को साफ दिखता है। तो अगली बात हम लोग कर लेते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। तो एनालोगस ऑर्गन्स क्या है बच्चे, एना मतलब डिफरेंट, लोगस ओरिजिन, मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शंस उनका एक जैसा हो, ऐसे ऑर्गन्स को आप क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। बच्चे बात कर लेते हैं हम लोग कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स, दोनों का काम क्या चीज है, फ्लाइंग करने में। लेकिन क्या आपने समझा कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स के स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। विंग्स ऑफ बर्ड्स जो हैं, विंग्स ऑफ बर्ड्स वो मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं जिसमें सारे बोनी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं ये कैसे हैं भाई, तो ये कहा जाए कि थिन फिल्म ऑफ द प्रोजेक्शंस है, आउटग्रोथ है, जो कि ये काइटिनस होते हैं, वो बोनी नहीं होते हैं। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन क्या है, एक जैसा है। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स दोनों को आप क्या कहेंगे, एनालोगस ऑर्गन्स कहेंगे। उसी तरह से आईज ऑफ ऑक्टोपस, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, ये भी आप क्या कहते हैं, इनको एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। क्या है भाई, एनालोगस। ऑक्टोपस के आईज जो हैं ये स्किन से रिलेटेड है और मैमल्स के आईज जो हैं एम्ब्रियोनिक ब्रेन से रिलेटेड है। अर्थात स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट लेकिन फंक्शन क्या चीज है, सेम है। उसी तरह से पेंगुइन्स ऑफ फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, ये दोनों भी क्या है, एनालोगस ऑर्गन्स हैं। बच्चे एनालोगस ऑर्गन्स से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है कि भाई इवोल्यूशन
हुआ है। कैसे? यानी चेंजिंग हुआ है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड, एज पर द एटमॉस्फेरिक चेंजिंग ऑर्गेनिजम्स में परिवर्तन हुए हैं, और ये सारे परिवर्तन जो हैं देखने को आपको इनसे मिलेंगे। कुछ एनालॉगस ऑर्गन्स हम लोगों को प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में देखने को मिलता है। अगर प्लांट्स में देखें हम लोग तो बात कर लेते हैं स्वीट पोटैटो और पोटैटो को। आपको पता होना चाहिए कि स्वीट पोटैटो है बच्चे, यह रूट मॉडिफाइड रूट है। स्वीट पोटैटो कैसा है? मॉडिफाइड रूट है। और पोटैटो क्या चीज है? मॉडिफाइड स्टेम है। लेकिन दोनों का काम क्या चीज है? स्टोरेज ऑफ द फूड। दोनों का काम स्टोरेज ऑफ द फूड है। मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन क्या चीज? सेम। फंक्शन सेम, दोनों का लोकेशन भी एक ही जगह पर है, यानी कि अंडरग्राउंड दोनों जो है डेवलप करते हैं। तो ये एनालॉगस ऑर्गन्स कहे जाते हैं। और भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग ये कह सकेंगे कि एनालॉगस ऑर्गन्स ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इससे पहले हम लोगों ने होमोलोगस ऑर्गन्स की बात की थी, उसको क्या कहा था कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था। लेकिन एनालॉगस क्या चीज है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उनके, लेकिन फंक्शन सबका क्या चीज है? एज पर द रिक्वायरमेंट सेम हो गया। उनके हैबिटेट्स अलग हो सकते हैं लेकिन उनके फंक्शंस एक होंगे। तो बच्चे हम लोगों ने बात किया क्या चीज? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जिसमें होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स की बात की गई। बच्चों हम लोग बात करेंगे अब अगला बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंसेस में हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि सिमिलर टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स, जीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स और उनकी मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। ध्यान से सुने, ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ढेर सारी बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, जीन्स और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं ये आपको कॉमन दिखाई पड़ता है, जो कि सपोर्ट करता है इवोल्यूशन का। अगर सब में केमिकली जो है सिमिलरिटीज है तो कहीं ना कहीं इनका एंसेस्टर्स भी क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो अब चौथा हम लोग एविडेंसेस की बात करेंगे बच्चों, वह है बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस। बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशंस भी। इस पर बात करते हैं बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस में क्या है भाई। डार्विन नाम के एक नेचुरलिस्ट किया क्या चीज कि वह समुद्री यात्रा के दौरान वर्ल्ड टूर करने की कोशिश किया। उसने पाया क्या चीज? एक खास जगह पर उन्होंने बहुत कुछ अजीब चीजें देखी। वह क्या, कौन सा जगह है भाई? गैलापागो आइलैंड्स। गैलापागो आइलैंड्स, ध्यान से सुनेंगे, इसका नाम क्या चीज है? गैलापागो आइलैंड्स है। इस आइलैंड पर उन्होंने गया तो कुछ खास एक तरह के बर्ड्स दिखे, जिनको छोटे बर्ड्स थे। डार्विन, बाद में उनको डार्विन फिंचेज भी कहा गया। ये एक ही फिंचेज हैं, एक ही फिंच है, लेकिन उनके बीक में बहुत वेराइटीज मिली, अलग अलग तरह के बिक्स मिले और उनका फूड हैबिट भी अलग मिला। एक ही ज्योग्राफिकल एरियाज में अलग अलग जो है उनका बिक मिला, जो क्या शो करता है कि भाई छोटा सा आइलैंड है, वहां पर उनको कुछ ना कुछ परेशानी जरूर हुई होगी। उनको भोजन का लेने में कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई हो रही होगी। उसके आधार पर उनके बिक्स में क्या हुआ? परिवर्तन मिला। वो ओरिजिनली डार्विन फिंचेस जो थे वो कैसे थे? सीड ईटर्स थे, छोटे बिक्स वाले हुआ करते थे, लेकिन उनकी डाइवर्सिटी ऐसा वहां पर मिली कि वो बड़े बिक वाले भी हुए, वो इंसेक्टिवोरस भी हुए,
जो ये शो करता है क्या चीज, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इसमें हम लोग बात करें बच्चे कि ये फिंचेस जो हैं और क्या शो करते हैं, जैसा कि हमने बात बताया कि एडेप्टिव रेडिएशंस, इसको क्या कहा गया, एडेप्टिव रेडिएशंस। जैसा एडेप्टिव सिचुएशन मिला उसी के अनुसार क्या कर गए, वो एडेप्ट कर गए, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लिए। मतलब यहां पर यह चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस मिले, उन सर्कमस्टांसेस में ये फिंचेज अपने आप को मॉडिफाई किए और उनका फूड हैबिट भी, उनका बिग का स्ट्रक्चर भी अलग होने लगा। तो ये क्या चीज, यानी इनके एंसेस्टर्स एक थे, लेकिन एज पर द क्या कहा जाए कि चेंजिंग इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस और सराउंडिंग कंडीशंस, दे मॉडिफाइड देयर सेल्फ इन डिफरेंटली, मतलब रेडिएशंस हुआ। तो इसको एक टर्मिनोलॉजी दिया गया, क्या चीज, एडेप्टिव रेडिएशंस। इसमें और क्या क्या हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, डार्विन्स फिंचेस के अलावे बच्चे मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं। मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये कैसे जो है, यह बच्चे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में एक कॉमन एंसेस्टर से क्या चीज निकले हुए हैं। यानी कि इसको कहा गया क्या चीज, मार्सुपियल रेडिएशंस। इनको क्या कहा गया, मार्सुपियल रेडिएशंस कहा गया। मतलब एज पर द नीड ये भी अलग अलग रूप में अपने आप को मॉडिफाइड कर लिए, जो एक सपोर्ट करता है क्या चीज को, इवोल्यूशन के प्रोसेस को। दैट मीन्स बायोजियोग्राफिकल एविडेंस को। एक और एविडेंस हम लोग ले सकते हैं, वो क्या चीज, ये प्लासेंटल मैमल्स की बात करते हैं। प्लासेंटल मैमल्स आगे डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है कि ये प्लासेंटल मैमल्स का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर भी अलग अलग तरह के जो है ऑर्गेनिजम्स जो है इवॉल्व हुए, लेकिन उनका एंसेस्टर्स का क्या रहा, एक रहा। तो बच्चे यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी आती है, एक और बात कही जा सकती है कि अगर एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग तरह के ढेर सारे, एक से अधिक तरह के लाइफ फॉर्म्स जो हैं एक कॉमन एंसेस्टर से जो है डेवलप होती है, तो इस प्रोसेस को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे कि व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशंस appeared in an isolated geographical area, in an isolated geographical area, it is known as convergent evolution। तो बच्चे ये हमारी बातें हुई एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का, क्या चीज, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। अब हम लोग अगली बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। फिफ्थ एविडेंसेस है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप ढेर सारे कॉर्डेट्स की बात कर लीजिए, खास करके फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इनके एम्ब्रियो को अगर आप स्टडी करें तो देखिए इसमें ग्रेजुअल सिमिलरिटीज मिलती है। आपको क्या पता चल रहा है, शुरुआती दौर पर आपको देखने को मिल रहा है कि सब में गिल्स है, चाहे वो फिशेस हो चाहे ह्यूमन बीइंग, सब में गिल्स देखने को मिल रहा है, चाहे वह फिश हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। पूरी डायग्राम को अगर आप क्लीनली ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उसमें टेल भी है, लेकिन धीरे धीरे एज पर द डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स में ये सारी चीजें जो है क्या कर सकते हैं कि जैसे गिल्स हुआ, टेल्स हुआ, ये धीरे धीरे डिजेनरेट होकर के आगे लंग्स में डेवलप हो जाता है, गिल्स और टेल्स खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कॉमन एंसेस्ट्रल पैटर्न, यानी कि आगे से
किसी भी एंसेस्टर में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वह धीरे धीरे एज पर रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ये जो भी वेरिएशंस हैं प्रीवियस जनरेशन से वह एक्युमुलेटेड होते रहता है। इसको हम लोग कहते हैं रिकैपिचुलेशन, यानी कि जो भी वेरिएशंस होता है वो आगे जनरेशन को फॉलो करते जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकैपिचुलेशन कहते हैं। तो यह रिकैपिचुलेट करते जा रहा है और नए नए लाइफ फॉर्म्स जो है इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरह से बच्चे हम लोगों को एक अगला भी एविडेंस देखने को मिला है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जो सपोर्ट करता है इवोल्यूशन का। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग नेचुरल सिलेक्शन, एविडेंसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो बात किया जाए नेचुरल सिलेक्शन किसको कहते हैं भाई? तो नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स that are best suited for their environment survive and reproduce। नेचुरल सिलेक्शन, फिर से बात सुनिएगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स जिस कंडीशन में वो हाईली सूटेड है वही रिप्रोड्यूस करता है और एग्जिस्टेंस में बरकरार रहता है। ये हम लोग आगे भी पिछले भी सेशन में काम कर चुके हैं। इसका एविडेंस क्या मिला? ये तो नेचुरल सिलेक्शन की बात की है हम लोग। तो एविडेंस की बात करें बच्चों तो एक वाकया लेते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि 1850s की बात करें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर व्हाइट मॉथ्स जो है, जो कि डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है, व्हाइट मॉथ्स जो है ज्यादा देखने को मिल रहे थे। व्हाइट मॉथ्स की संख्या क्या चीज ज्यादा देखने को मिल रही थी। व्हाइट मॉथ मतलब व्हाइट विंग्ड मॉथ, और डार्क विंग्ड मॉथ्स की संख्या कम थी। ध्यान से सुनेंगे, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, दैट मीन्स इन 1850s, क्या है? व्हाइट विंग्ड इंसेक्ट्स जो है, या कहा जाए कि मॉथ्स नाम ले ले, पर्टिकुलरली मॉथ्स की संख्या काफी ज्यादा देखी जाती थी और डार्क विंग्ड मॉथ्स की संख्या काफी कम देखी जाती थी। लेकिन वही आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट मीन्स 1920s, इसका जस्ट उल्टा देखा गया, अर्थात कि व्हाइट विंग्ड मॉथ्स की अब संख्या कम होने लगी, काफी कम दिखे, और डार्क विंग्ड मॉथ्स की संख्या बढ़ गई। अब इसका रीजन एक्सप्लेनेशन लेते हैं हम लोग। क्या कारण है कि ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन हुआ। पॉल्यूशन के चलते मॉथ्स जिस पेड़ पौधों के ऊपर रहते थे, मॉथ्स जिस पेड़ों के ऊपर रहते थे वहां पर व्हाइट बैकग्राउंड होता था। कैसे व्हाइट बैकग्राउंड होता था? लाइचेंस होते थे। लाइचेंस कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। फंजाई कलरलेस होता है मास, तो वहां का मोरल लेस जो होता था लाइट बैकग्राउंड होता था। तो लाइट बैकग्राउंड में ये मॉथ व्हाइट विंग्ड वाले छिप जाते थे, जिससे वो आसानी से अपने प्रीडेटर से बच जाते थे। और डार्क विंग्ड वाले मॉथ्स जो है आसानी से अपने प्रीडेटर्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते थे और उनको पिकअप कर लिए जाते थे। इसीलिए बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग्ड मॉथ्स की संख्या कम होती थी और लाइट विंग्ड मॉथ्स की संख्या ज्यादा होती थी। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि लाइचेंस जो है ना पॉल्यूशन में नहीं होते हैं। कहा जाता है कि लाइचेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। मतलब कि लाइचेंस की संख्या क्या होती, मात्रा या संख्या कह सकते हैं, कम होने लगी। अर्थात अब बैकग्राउंड जो हो गया जिस पर वो रहा करते थे पेड़ों पर, वो डार्क बैकग्राउंड था। अब इस वजह से व्हाइट विंग्ड वाले मॉथ्स जो होते थे अब अपने
प्रेडेटर्स के द्वारा आसानी से पिक्ड अप कर लिए जाते थे, इसीलिए उनकी संख्या कम हो गई। लेकिन डार्क विंग्ड वाले मॉस जो हैं अब उस डार्क बैकग्राउंड में छुप जाते थे, इसीलिए वो अपने प्रेडेटर्स के द्वारा आसानी से पिक्ड अप नहीं किए जा सकते थे। यही वजह है कि डार्क विंग्ड मॉस की संख्या बढ़ती गई। यहां एक टर्मिनोलॉजी है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो कलर में यानी मॉस के कलर में जो बढ़ोतरी हुई, यानी कलर्ड मॉस जो है की संख्या पॉपुलेशन काफी बढ़ गई, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जो कि अपने प्रेडेटर से बचने का एक उपाय था। तो बच्चे इतने सारे जो है हम लोग बात करके एविडेंसेस जिनसे हम लोग अब कंक्लूड कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ और उन इवोल्यूशन का सपोर्ट है ये। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप आगे वीडियो देखते रहिए और भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।